अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा एवोल्यूशन से रिलेटेड सीरीज़ का लेक्चर नंबर सेकंड है। इससे पहले हम लोगों ने एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि एवोल्यूशन क्या होती है। अगर किसी स्टूडेंट ने एवोल्यूशन से रिलेटेड वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप पहले उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो बेसिक डिस्कशन करेंगे वो डिफरेंट एविडेंसेस के बारे में और सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो एवोल्यूशन के मुताबिक सबसे पहले जो हमारे पास सेल्स थे वो प्रोकैरियोट्स थे, उनसे हमारे पास एनाएरोबिक हीटरोट्रॉफ्स जो है वो प्रोड्यूस हुए थे। मतलब कहने का ये है, आपको पता है हीटरोट्रॉफ्स किसे कहते हैं, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, और एनाएरोबिक यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी के बाद। इसके बाद कीमोएटोट्रॉफ्स प्रोड्यूस हुए थे। फिर जो है हमारे पास एन ऑक्सीजनेटिक जो थे वो फोटो ऑटोट्रॉफ, और फिर ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ, और फिर उसके बाद आपके पास यूकैरियोट्स आए थे। तो ये एक एवोल्यूशन का सीक्वेंस है। मैं दोबारा अगर इस चीज़ की डिस्कशन करूँ तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपके पास जो सबसे पहला सेल था वो प्रोकैरियोटिक सेल था, ठीक है। और उस टाइम पे जो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं मौजूद थी, तो ऑक्सीजन नहीं मौजूद होने की वजह से हमारा जो पहला उसके बाद स्ट्रक्चर बना था वो हीटरोट्रॉफ्स थे। लेकिन कौन से हीटरोट्रॉफ्स थे? जो एनारोबिक थे, यानी एनारोबिक्स आर दोज विच डोंट रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बना था वो हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफ्स बने थे। कीमो ऑटोट्रॉफ्स के बाद हमारे पास जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स बने थे वो हमारे पास बने थे एन ऑक्सीजनिक, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट था वो हमारे पास आए थे ऑक्सीजन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एलजी भी कहते हैं। तो कहने का ये मकसद हुआ, ये कुछ सीक्वेंस है हमारे पास जो एवोल्यूशन से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन को, यानी कि कौन कौन से एविडेंस ऐसे थे कि जो एवोल्यूशन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो हमारे पास है वो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। अच्छा, पैलेंटोलॉजी, ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब क्या हुआ कि यानी फॉसिल्स की बेस पे जो हमें एविडेंस मिलता है एवोल्यूशन का, वो है। अब फॉसिल्स क्या है कि हमारे पास अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बॉडीज़ की रिमेन्स रह जाती हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे उनकी कुछ रिमेन्स रह जाती हैं, वो हमारे पास फॉसिल्स कहलाते हैं। देखें, जैसे कि हमारे पास डायनासोर्स था, ठीक है। डायनासोर का फॉसिल हमें मिला, और उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी थी वो हम लोगों ने डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो कलेक्ट की। तो उससे हमें ये पता चला कि इस दुनिया के अंदर कोई एक ऑर्गेनिज्म था जो कि पहले तो प्रोड्यूस था, लेकिन उसके बाद वो आपके पास एक्सटिंक्ट हो गया था। यानी कि मतलब कि फॉसिल्स जो हैं वो हमें बता रहे थे कि कुछ आपके पास एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कुछ ऐसे जंदात जो पहले थे और फिर वो गायब हो चुके थे। जिसमें अभी हम लोग अगर बात करते हैं तो आर्चियोपेटेरिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये आर्चियोपेटेरिक्स क्या था? इसके अंदर दो तरह के करेक्टर्स थे। जो सबसे पहला करेक्टर था वो एक तो इनका रिप्टेलियन करेक्टर भी था, और दूसरा इनका कौन सा था, बर्ड से रिलेटेड करेक्टर भी था। कहने का ये मतलब हुआ कि एवोल्यूशन बता रही है कि एक ही एंसेस्टर से आपके पास दो डिफरेंट आजकल रिप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं उनके हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्शन हुई थी। देखिए, आर्चियोपेटेरिक्स के अंदर जो रिप्टेलियन कैरेक्टर्स थे, ये एवियन कैरेक्टर्स, सबसे पहली चीज़ थी जो उनके अंदर बीक थी, ठीक है। आर्चियोपेटेरिक्स जो थी उनके अंदर बीक्स थी, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास जाज थे जिनके अंदर टीथ हैं। देखिए, बीक बर्ड्स का करेक्टर आ गया, जॉज विद टीथ जो थे वो आपके पास करेक्टर आ गया रिप्टाइलियन में। उसके बाद इनके पास विंग्स थे, ठीक है। विंग्स किसका करेक्टर है? वो आपके पास बर्ड्स का करेक्टर है। अब लेकिन विंग्स के ऊपर जो थी आपके पास जो थे वो फिंगर्स थी, और उन फिंगर्स के आगे उनके पास पंजे थे। देखिए, ये अब ये करेक्टर आ जाता है आपके पास रिप्टाइलियन। तो कहने का ये मकसद है, एवोल्यूशन ये हमें बता रही है कि आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर था कि जो दोनों करेक्टर रखता था। अब इनकी बोन्स जो थी वो नॉट न्यूमेटिक थी, मतलब होलो बोन्स होती हैं उनके अंदर, जो कि आपके पास बर्ड्स के करेक्टर्स है वो इनके पास नहीं मौजूद था। अच्छा, कहने का ये मकसद है कि अब एवोल्यूशन क्या बता रही है कि ये हिस्ट्री या फॉसिल्स के ज़रिए हमें ये पता चला कि हमारे पास एक कॉमन इंसेस्टर थे, जो कि पहले उन्होंने हमारे पास जो है दो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास, अगर हम लोग कह सकते हैं, बर्ड्स और रिप्टाइल जो है वो प्रोड्यूस करवाए थे। लेकिन वो फिर हिस्ट्री के साथ साथ जो है वो, मतलब आपके पास अर्थ की एवोल्यूशन के साथ साथ जो है वो हमारे पास यहाँ से रिमूव हो गए थे। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट था। उसके बाद जो दूसरा एविडेंस है वो होमोलोगस एंड एनालोगस करेक्टर स्ट्रक्चर्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो फेज़ है। इसके अंदर से क्वेश्चन जो है 70 to 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम जो टॉपिक है इसको गौर से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले जो था वो होमोलोगस ऑर्गन्स थे। तो याद रखना, होमोलोगस ऑर्गन का ये मतलब है कि जब ऑर्गन के अंदर जो उसकी एनाटॉमी है, यानी उसका इंटरनल फीचर है, वो सेम हो,
लेकिन आपके पास जो उसके फंक्शन हो वो डिफरेंट हो। कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर सेम था लेकिन वो फंक्शन जो है वो डिफरेंट कर रहा है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक चीज़ मेरे पास मौजूद है जिसके स्ट्रक्चर्स जो है वो सेम है लेकिन उसी चीज़ के साथ हम डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हैं, वो हमारे पास होमोलोगस है। फिर बताता हूँ कि होमोलोगस से आपने ये याद रखना है कि डिफरेंट फंक्शंस, पॉइंट जहन में याद रखना है कि आप लोगों ने कि ऐसे ऑर्गन्स जिनकी एनाटॉमी सिमिलर थी लेकिन वो फंक्शंस जो थे वो डिफरेंट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा मतलब डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म, अभी वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस जो थे वो परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा, इस होमोलोगस ऑर्गन की वजह से हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का कॉमन एंसेस्टर है, यानी सेम एंसेस्टर है, और जो एवोल्यूशन जो हुई थी वो डाइवर्जेंट थी। मतलब आपके पास एक एंसेस्टर से डिफरेंट किस्म के आपके पास इंडिविजुअल जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे थे। मतलब मैं अगर कहता हूँ एक मैमल से, ठीक है, मैमल से हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, बर्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, मैं बैट्स प्रोड्यूस हो रही हैं आपके पास, अगर हम लोग कह सकते हैं वेल्स प्रोड्यूस हुई हैं, या एवोल्यूट हुई हैं या एवोल्यूशन हुई है, और या उसके बाद हमारे पास चीता जो है वो हमारे पास जो है एवोल्यूशन के जरिए प्रोड्यूस हुआ है। तो मतलब कहने का ये नहीं, एक एंसेस्टर है और उससे देखें डिफरेंट किस्म के आपके पास जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। कहने का मकसद आप ये समझे कि जो मैं अभी आपको बताया था कि डिफरेंट फंक्शंस शो करते हैं होमोलोगस किस चीज़ को, ऑर्गन को। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी वो है फोर लिम्स। में बताता हूँ, फोर लिम्स जो होती हैं वेल के अंदर वो उसे स्विम करने में हेल्प कर रही हैं, बैट के अंदर जो है वो उसे उड़ने में हेल्प करते हैं, चीते के अंदर उसे क्या कर रहे हैं, रनिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो वर्टिब्रेट्स के हेड्स एंड ब्रेन्स जो अगर हम लोग कहते हैं, और उसके बाद थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया और टेंड्रिल्स जो हैं ऑफ कुकुरबिटेसी जो आता है उसके अंदर थॉर्न्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, वो क्या करते हैं, वो चुभते हैं। इसी तरह जो टेंड्रिल्स होते हैं वो आपके पास किस में हेल्प कर रहे हैं, वो प्लांट को मूवमेंट में, प्लांट को मतलब अटैचमेंट में। उसके बाद एनालॉगस का मतलब होता है जब सिमिलर फंक्शन होते हैं लेकिन आपके पास एनाटॉमी जो होती है वो डिफरेंट होती है। ये हमें शो करती है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। यानी अगर मैं कहता हूँ एयर एक मीडियम था, उस एयर में उड़ने के लिए बैट ने भी कुछ अपने अंदर चेंजेस लाई, आपके पास बर्ड के अंदर भी कुछ चेंजेस आई हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो होता है बटरफ्लाई भी जो होती है वो एक मीडियम के अंदर आने के लिए अपने बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को ऐसे, मतलब अपने बॉडी के अंदर ऐसे करेक्टर्स लाती हैं कि उस मतलब मीडियम के अंदर अपने आप को ला सकें। यानी मतलब क्या हुआ कि एनालॉगस याद रखना है, एनाटॉमी डिफरेंट है लेकिन फंक्शंस जो है वो सेम है। जैसे विंग ऑफ बटरफ्लाई, बैट एंड बर्ड्स हेल्प करते हैं उन्हें उड़ने के लिए। उसके बाद जो आई होती है ऑक्टोपस और मैमल्स की, वो देखने में हेल्प कर रही है। फ्लिपर जो होता है पेंगुइन और डॉल्फिन का किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, उनको स्विम करने में। और स्वीट पोटैटो, और पोटैटो जो होता है वो फूड को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। तो कहने का ये मकसद हुआ, आप पॉइंट ये समझे कि होमोलोगस में क्या है कि आपके पास डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं सिमिलर एनाटॉमी से, और एनालॉगस में क्या है, सेम फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं मतलब आपके पास डिफरेंट जो एनाटॉमी से। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस वाले पॉइंट को आपको ज़रा समझना ज़रूरी है कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का ये मतलब है कि हमारे ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो भी एवोल्यूशन की क्या करते हैं, वो जो है एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपके पास एवोल्यूशन ये कहती है कि आपके पास कॉमन एंसेस्टर है। क्यों कॉमन एंसेस्टर क्या है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती हैं वो उनके मुताबिक फिशेस आ गई, एम्फीबियंस आ गए, और उसके बाद हमारे पास मैमल्स जो आ गए, इनकी एम्ब्रियोज जो होते हैं उनके अंदर रिजेम्बलेंस पाई जाती है, जैसे रिप्टाइल्स वगैरह आ गए। ठीक है, तो आपके पास इसकी मदद से ये कहा जाता है कि देखें अगर एम्ब्रियो सेम है तो एंसेस्टर सेम होगा। देखिए रिजेंबल्स ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज के मुताबिक ये कहते हैं कि आपके पास सिमिलर एम्ब्रियो था, उसकी वजह से प्रोडक्शन हुई थी। उसके बाद अर्नस्ट हैकेल ने ये कहा था कि ऑन्टोजेनी रिकेप्चुलेट्स फाइलोजेनी, ये इसे बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि अर्नस्ट हैकेल ने जो लॉ प्रोड्यूस किया था उसे बायोजेनेटिक लॉ क्या कहते हैं। अच्छा, ऑन्टोजेनी रिकेप्चुलेट फाइलोजेनी का ये मतलब है, सबसे पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए फाइलोजेनी क्या होती है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसके मुताबिक ये है कि फिशेस जो हैं वो देखिए आप एम्फीबियन से, फिशेस से एम्फीबियंस बने। ठीक है, एम्फीबियन से आपके पास क्या चीज़ बनी है, रिप्टाइल्स बने। रिप्टाइल से आपके पास क्या चीज़ बनी है, मैमल्स बने। ये एक फाइलोजेनेटिक इन्होंने रिलेशनशिप शो किया। अब कहा जी ये जाता है कि कोई भी जो इस लॉ के मुताबिक कोई भी जो एम्ब्रियो था वो किसी भी फिल फर्ज हमारे पास मैमल्स हैं, उनका जो एम्ब्रियो था
वो उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, जब हमारी जो एम्ब्रियो वॉर्म के अंदर डेवलपमेंट हो रही थी ना मदर के पेट के अंदर, उस डेवलपमेंट के अंदर उसके सारे जो होते हैं फेजेस दोबारा आएंगे। मतलब उनके कहने के मतलब जितना फाइलोजेनेटिक प्रोसेस हुआ है लाइफ के अंदर उसका, मतलब फिशेस वाला फेज भी होगा उसके एम्ब्रियो में, एम्फीबियन वाला फेज भी होगा, जैसे कहते हैं गिल स्लिट्स वाला फेज है फिशेस का, एम्फीबियंस वाला फेज भी होगा, रिप्टाइल्स वाला फेज भी होगा, यानी आपके पास टेल है। यानी कहने का मतलब ये ला ये कहता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके जिस्म में क्या होता है कि सारे फाइलोजेनेटिक जो प्रोसेस हुए थे उसी तरीके से कुछ प्रोसेस होते हैं। तो ये ला तो कुछ इस तरीके से कुछ खास है नहीं, क्योंकि इसको रिजेक्ट किया था अर्नेस्ट वॉन बेयर ने कि यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपके पास तमाम जो हैं वही चीज़ रिकेप्चुलेट हो रही होती है। मतलब ये ला का मतलब ये हुआ कि माँ के पेट में वो तमाम करेक्टर्स हो रहे हैं जो एवोल्यूशन के अंदर हुए थे, ये वो तमाम फीचर्स जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं जो एवोल्यूशन के अंदर हुए थे। तो ये पॉसिबल है नहीं है, लेकिन फिर भी किसी हद तक ये लोग कह रहे हैं, माना ही जाता है ये ला, क्योंकि कुछ टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम लोग इस बेस को इसको इतना ज़्यादा अथेंटिक नहीं समझा जाता। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, तो वो हमारे पास होगी नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर जो होती है जिसको सिलेक्ट करती है वो आपके पास उसी चीज़ की जो होती है वो प्रोडक्शन जो होती है वो प्रोड्यूस होती रहती है। कहने का मतलब है कि आपके पास देखिए मैं दोबारा ये बात बताता हूँ कि नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया उसी की एवोल्यूशन हुई, मतलब उसी के अंदर जो होती है वो चेंजेस आती रही, यानी नेचर चेंज हुई तो आपके पास ऑर्गेनिजम्स भी चेंज होते रहे, उस ऑर्गेनिजम्स की वजह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन हुई, जीन फ्रिक्वेंसीज या जेनेटिक जो अगर हम लोग कह सकते हैं, और वो फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं वो चेंज होती रहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेन पॉइंट है हम लोगों ने समझना है, इस नेचुरल सिलेक्शन से जो सबसे बेसिक फिनोमेना है जो कि पूछा जाता है या जो कि बार बार आपके पास आता है, वो आपके पास एक टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं, वो आपके पास है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ठीक है। वो टॉपिक आपके पास जो या जो एग्जांपल है पूछी जाती है नेचर सिलेक्शन में, वो आपके पास है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। अच्छा, ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का क्या मतलब? मेलेनिज्म से आप ये याद रख लें कि मेलानिन जो होता है वो हेल्प कर रहा होता है किसमें, आपके पास ब्लैक कलर में, यानी किसी ब्लैक कलर के बारे में बात हो रही है किसी चीज़ के अंदर। तो होता ये था कि आपके पास जो था बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 1850s, यानी आपके पास 1815 से पहले क्या था, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस थी उसमें क्या होता था कि वाइट कलर के मोथ्स आपके पास ज़्यादा प्रोड्यूस होते थे। ठीक है। वाइट कलर के मोथ्स क्या थे, आपके पास ज़्यादा प्रोड्यूस होते थे, और जबकि अच्छा, तो इसके मुताबिक कि आपके पास 1815 से पहले क्या होता था, ब्लैक कलर की जो सॉरी वाइट कलर की जो मौत होती थी वो ज़्यादा होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वो ट्रीज़ की जो आपके पास हम कह सकते हैं ट्रंक थी वो वाइट कलर की थी, क्योंकि उनके ऊपर लाइकन ग्रो कर जाता था। लाइकन की वजह से पोल्यूशन नहीं, लाइकन क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि जब पोल्यूशन नहीं होती है, मतलब पॉइंट ये समझिएगा कि आपके पास पहले एवोल्यूशन मतलब इंडस्ट्री से पहले वाइट कलर की मोस्ट ज़्यादा थी, क्योंकि दरख्तों की ट्रंक्स वाइट थी। और उसके बाद जब आपके पास इंडस्ट्रीज़ आई तो आपके पास जब पोल्यूशन हुई तो उस पोल्यूशन के बाद आपके पास जो लाइकेंस जो थे उनकी प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि लाइकेंस जो होते हैं वो किस में नहीं होते, पोल्यूशंस के दौरान लाइकेंस नहीं जो होते हैं वो डेवलपमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो ट्री की ट्रंक्स थी वो ब्लैक कलर की हो चुकी थी। अब ब्लैक कलर की जब हुई थी तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाइट कलर की ट्रंक्स थी, किसकी वजह से? लाइकेंस की वजह से। जब ब्लैक कलर की ट्रंक हुई वो लाइकेन की गैर मौजूदगी की वजह से। दोनों सर रिलेशन किसके साथ है? लाइकेन होंगे तो पोल्यूशन नहीं होगी, जब लाइकेन नहीं होंगे तो मतलब पोल्यूशन होगी। तो पहले वाइट कलर की ट्रंक्स में वाइट कलर की मोस्ट जो होती है वो सर्वाइव कर जाती थी, फिर ब्लैक कलर की ट्रंक में ब्लैक कलर की जो मोस्ट जो होती थी वो सर्वाइव कर जाती थी। तो अभी ये हुआ क्या कि वेरिएशन में मैं भी बात करूँ कि वाइट कलर की जब आपके पास ट्रंक्स होंगी तो वाइट कलर की मोथ्स की प्रोजेनी बढ़ेगी, मतलब उनके जो बच्चे होंगे ऑफस्प्रिंग बढ़ेंगे। इसी तरह जब ब्लैक कलर की आपके पास क्या होगी, ट्रंक होगी ट्री की, तो उसमें क्या होगा, ब्लैक कलर के आपके पास जो होते हैं मोथ्स की प्रोजेनी बढ़ेगी। तो मतलब ये हुआ, देखिए नेचर के अंदर चेंज आई थी, यानी इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म कह सकते हैं इसको, कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से ब्लैक लाइकन्स की प्रोडक्शन नहीं हुई थी और ट्रीज़ के जो ट्रंक थे वो ब्लैक थे। ठीक है।
और उसकी वजह से ब्लैक मोथ को छुपने की जगह मिल जाती थी, वो वहाँ पे अपने आप को छुपा लेते थे और बर्ड्स के शिकार नहीं होते थे। तो अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर वाइट कलर की जो है उसके अंदर जो हमारे पास उनका जीन है वो डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू है, और जो उसका एलील है वो हम लोग कह सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू है। तो आपके पास ये जब आपके पास लार्ज जो डब्ल्यू है, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू है, उसकी हम लोग कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो आपके पास वाइट कलर की मोथ्स बनेगी। जब ब्लैक कलर के, अगर हम लोग कह सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू की जो है वो आपके पास ज़्यादा होंगी, अलील ज़्यादा होंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, ब्लैक कलर के हमारे पास मोस्ट होंगे। तो आपने पॉइंट ये समझना है, जो बेसिक बात मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि नेचर के अंदर अगर चेंज आता है तो आपके पास एवोल्यूशन भी हो सकती है। देखें कि आपके पास मतलब बेसिक चीज़ आपने जो इस नेचर सिलेक्शन में समझनी है कि इंडस्ट्रीज से पहले आपके पास ट्रीज़ के ऊपर लाइकन्स ग्रो करते थे क्योंकि पोल्यूशन नहीं थी। अब उसकी वजह से वाइट कलर की मोस्ट जो होती हैं वो वहाँ पे सरवाइव कर जाती थी, क्योंकि वाइट कलर की पोर्ट्स वहाँ पर ट्रंक पे अपने आप को छुपा लेती थी। लेकिन जैसे ही आपके पास एवोल्यूशन हुई, जैसे ही आपके पास सॉरी एवोल्यूशन नहीं, सॉरी, जैसे ही आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो आपके पास पोल्यूशन हो गई। जब पोल्यूशन हुई तो लाइकेंस ने ग्रो करना बंद कर दिया। जब लाइकेंस ने ग्रो करना बंद कर दिया तो वहाँ पे वाइट तो नहीं बच सकते थे, कि वो जो आपके पास जो ट्रंक था वो ब्लैक हो गया था। अब जब ट्रंक ब्लैक हुआ था तो आपके पास जो है ब्लैक कलर की मौत सर्वाइव कर चुकी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आ गया आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अच्छा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का ये मतलब है कि मैन के अंदर यानी ह्यूमंस ने अगर कोई ख़ास किस्म की हमारे पास चेंजेस किए हैं, मतलब हम ह्यूमन ने कुछ सिलेक्टिव जीन्स लिए और उनकी प्रोडक्शन शुरू कर दी, तो उन सिलेक्टिव जीन मतलब डिफरेंट किस्म के सिलेक्टिव जीन रख लिए और उनके बाद उन्होंने क्या किया, डिफरेंट किस्म की मतलब आपके पास प्रोडक्शन शुरू कर दी। तो मैन मेड के भी या ह्यूमंस की वजह से जो आपके पास जो होती है वो एवोल्यूशन आ रही होती है, उसे हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर इंसान ये काम कर सकता है तो क्या ये इन्वायरमेंट ये काम नहीं कर सकती? तो ये आपके पास एक और जो है वो आपके पास एवोल्यूशन का, अगर हम लोग कह सकते हैं कि एविडेंस आ गया। तो ये आपने कुछ आज हम लोगों ने डिस्कशन की थी, तो मैं दोबारा इस चीज़ को बता देता हूँ। स्टार्ट हम लोगों ने किया था कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस से, कि आपके पास मिसिंग लिंक्स होते हैं कुछ आर्ट्रियोपटेरिक जिनके पास दोनों मतलब करेक्टर से। फिर हम लोगों ने बात की थी होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में, कि आपके पास जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री होती है। फिर हम लोगों ने बात की थी एनालॉगस ऑर्गन्स की, कि जब आपके पास सिमिलर फंक्शंस होते हैं लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। फिर हम लोगों ने एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंसेस थे उनकी बात की थी, कि आपके पास जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस होता है वो क्या मतलब किस तरीके से एक एम्ब्रियो जो है वो कॉमन एंसेस्टर की निशानदेही कर रहा है। फिर लास्ट में हम लोगों ने किसकी बात की थी, नेचर सिलेक्शन के बारे में, आर्टिफिशियल नेचर। तो ये कुछ लेक्चर था इससे रिलेटेड। इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है उससे जो चीज़ें रिलेटेड हैं वो करने की कोशिश करेंगे। तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।